आज का टॉपिक रहेगा आयनिक रेडियाई। लास्ट टॉपिक में हमने बात कर ली थी एटॉमिक रेडियाई की, तो आज हम लोग बात करेंगे इस वाले वीडियो में आयनिक रेडियाई और फिर एक वैलेंसी, दो प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे ना। तो सबसे पहले हम यार आयनिक रेडियाई की अगर बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आयंस क्या होते हैं। तो ऐसे समझ लो, जब कोई एटम होता है, कोई भी एटम अगर न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है, तो वो अगर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो वो कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज मान लो कि एक एटम ए है, इस पर कोई चार्ज नहीं तो उसे हम न्यूट्रल एटम बोलेंगे, लेकिन अगर उस पर चार्ज आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई भी एटम, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एटम है, मान लो जैसे यहाँ पर एक मेटल है और इस मेटल से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये जो बनता है इसे हम लोग बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलते हैं। अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है, अगर उसमें मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दूं तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन। कुल मिला के आयन दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है बेटा कैटायन और एक क्या होता है एनायन। तो कैटायन किसको बोलते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे बोलते हैं कैटायन, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, लूज किया है। और एक होता है बेटे मेरे एनायन। एनायन का मतलब क्या हो गया, उस पर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब सवाल आता है कि आयनिक रेडियाई क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा फिगर समझो इधर, फिर बता रहा हूँ। जैसे मान लो अपना एक कैटायन है, कैटायन का मतलब बताओ उस पर कैसा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव, और उससे आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो एक मान लो मैं इस तरह से बना देता हूँ, एक ये छोटा सा बना देता हूँ, तो ये क्या, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, मान लो कैटायन बोल रहे हैं। बेटा क्या बोल रहे हैं इसको, कैटायन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बनाया, ये कैटायन बना दिया। और एक किसी के बगल में जस्ट बना देता हूँ मैं एनायन। तो ये देखो दिख रहा होगा इधर, मैं यहाँ पे क्या बना दे रहा हूँ, एनायन बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने, एनायन बना दिया। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस ये दिख रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, ये बेटा कैटायन है, ये क्या है, एनायन है। ठीक है, तो अगर इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, तो न्यूक्लियाई है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मैं उस लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफरेंट जब लगता है तो उसमें इंटर लगता है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसका क्या कर दूं बच्चे, हाफ कर दूं, तो ध्यान से सुनना, यहाँ से ध्यान से देखो इधर, यहाँ से जो ये कैटायन है, तो कैटायन के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये वाली, इस डिस्टेंस को बोलते हैं कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस बोलते हैं। और बेटा जो इधर वाली डिस्टेंस होगी, तो ये बड़ा वाला साइज एनायन था, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे एन आयनिक रेडियस। क्या बोलेंगे, एनायनिक रेडियस बोलेंगे। अब सवाल आता है आयनिक रेडियस क्या होती है ना, आयन की जो रेडियस होती है उसे आयनिक रेडियस बोलते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, बाद में अपने नोट करना, पहले सुन लो पूरी कहानी। तो आयनिक रेडियस को हम डिफाइन इस हिसाब से करेंगे, ध्यान से देखो, मैं बोलूँगा आयनिक रेडियस जो होती है वो या तो कैटायनिक होगी या फिर एनायनिक होगी। तो बोलना आयनिक रेडियस है ना ऑफ आयन, या तो कैटायन होगा या एनायन होगा। ठीक है, इज डिफाइंड एज, क्या होगा, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जहाँ तक अपना इन्फ्लुएंस कर पा रहा होगा, जो कोई भी कैटायन या एनायन है उसमें जो बेटा न्यूक्लियस है ना, तो वो जहाँ तक जितने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर अपना इन्फ्लुएंस कर पा रहा होगा उसी को हम क्या बोल रहे होंगे, आयनिक रेडियस बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे उसे, आयनिक रेडियस बोल रहे होंगे। तो इसको उस हिसाब से डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, तो बोलना क्या, ठीक है, आयनिक रेडियस ऑफ आयन। क्या बोलोगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लेना, आयनिक रेडियस ऑफ आयन, आयनिक रेडियस ऑफ आयन, ठीक है, इज डिफाइंड एज
डिफाइंड एज, अब क्या लिखना आगे, लिखना डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्या लिखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस to the point up to which nucleus influence, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एनायन है या कैटायन है, तो कैटायन का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक पॉइंट होगा जहाँ तक ये क्या कर पा रहा होगा, अपना इन्फ्लुएंस कर पा रहा होगा। तो ये क्या कर पा रहा है, न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो न्यूक्लियस, ठीक है। फिर यहाँ पे वही लिखा है मैंने कि आयनिक रेडियस ऑफ आयन इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच न्यूक्लियस हैज, यहाँ पे हैज लगा लो, हैज इन्फ्लुएंस। अब किस पर इन्फ्लुएंस कर रहा होगा बेटा, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। कुछ नहीं, मैंने बोला कि कोई भी आयन है, कैटायन हो चाहे एनायन, वो अपने न्यूक्लियस, जहाँ तक उसका न्यूक्लियस अपना इन्फ्लुएंस कर पाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक रेडियस बोलते हैं। क्लियर है बात, इतनी क्लियर हो गई। अब एक चीज़ सुनना, मैंने क्या भाई बताया था, कोई भी न्यूट्रल एटम है बेटा, क्या कोई भी न्यूट्रल एटम है, मान लो जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, तो ये एक मैग्नीशियम है, तो बेटा बताओ इस पर कोई चार्ज है क्या, तुम कहोगे सर कोई चार्ज नहीं है। तो जो चार्ज कोई नहीं है, तो ये न्यूट्रल एटम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ बेटा, न्यूट्रल एटम हुआ। अब ध्यान से सुनना, न्यूट्रल एटम हुआ तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहले इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2,8,2 होगा। तो यहाँ से इधर जब आओगे तो बताओ mg, क्या लिखा मैंने mg, और इससे मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर कितना प्लस चार्ज आ गया, 2। तो बताओ 2,8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे कैटायन। क्या बोलेंगे बेटा, कैटायन बोलेंगे। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसका वास्तव में देखूं तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है, या सॉरी जो इसका एटम है ना, ये न्यूट्रल एटम, इसको हम पेरेंट एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पेरेंट एटम बोलेंगे। तो जो पेरेंट एटम है और जो कैटायन है, अगर इसका मैं वास्तव में अगर इसका तुमको बताऊं कि इसका जो वो रेडियस होता है वो कितना होता है, तो इसका रेडियस 1.36 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है बेटा, 1.36 एंगस्ट्रॉम होता है। जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है, जो छोटा, तो जब साइज छोटा हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 0.65 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा, 0.65 एंगस्ट्रॉम। देखो एक चीज़ यहाँ से देखने से ये पता चल रही होगी कि जब न्यूट्रल एटम था, मतलब जो पेरेंट एटम था, जब उससे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो कैटायन होगा तो कैटायनिक जो रेडियस होगी वो ऑलवेज स्मॉलर होगी। मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है ना, हाँ ठीक है जगह है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, जो कैटायनिक रेडियस होगी वो क्या होगी, ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम मैंने लिखा वो पेरेंट एटम से हरदम कैसा होगा, छोटा होगा। अब यहीं पे सवाल बन जाएगा कि सर छोटा क्यों होगा। अब देखो जरा हमसे समझो, छोटा इसलिए होगा क्योंकि जैसे मैं मैग्नीशियम ले रहा था, ध्यान से समझो, अगर मैं मैग्नीशियम ले रहा था तो मैग्नीशियम में न्यूक्लियस में कितने 12 प्रोटॉन रहे होंगे, 12 प्रोटॉन रहे होंगे, और कितने प्रोटॉन रहेंगे, 12। ऐसे समझो यहाँ पे 12 प्रोटॉन थे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या थे, सेल्स थी, कितनी 3, तो 3 सेल थी, और उस समय यहाँ पर भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो यहाँ पर मैं 8 इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ, ये 8 इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इन पर लगा रहा होगा, लेकिन सोचो जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं आउटर मोस्ट, तो अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो उतनी है ना, जितना न्यूक्लियर चार्ज न्यूट्रल एटम में था उतना ही न्यूक्लियर चार्ज इसमें भी है।
तो न्यूक्लियर चार्ज तो बाहर ही था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये यहाँ से सेल इसका काम खत्म हो गया, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन थे उस पर इन्फ्लुएंस इसका ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी वो जो 2 इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा था उससे ज़्यादा इसमें हो जाएगा। तो जब ये होगा तो ये क्या कर जाता है, थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, इसलिए क्या होता है, इसका साइज छोटा होता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, कैटानिक रेडियस क्या होगी, जो ऑलवेज होगी वो पेरेंट एटम से क्या होगी, छोटी होगी। क्यों होगी स्मॉलर, तो तुम्हें बताना है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो तो पेरेंट एटम जैसा ही होता है, लेकिन जब उसमें आउटर मोस्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो जो उसका न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज होकर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे लगता है, इसलिए उसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इतनी बात आ गई होगी। अब दूसरी बात सुनो, ये तो किसकी बात बताई है, कैटायन की बताई है। अब अगर यहीं पर मैं एनायन ले लेता, बेटा क्या ले लेता, एन आयन ले लेता, तो वो भी सुन लो। अगर मैं जैसे मान लो एनायन ले लेता, तो एनायन में जैसे मान लो क्लोरीन ले लेता, बेटा क्या लेता, क्लोरीन, तो क्लोरीन का 17 होता बेटा, तो 2,8,7 होता। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैं एंटर करा देता तो Cl- बन जाता। तो अगर मुझसे कोई पूछता ये क्या है, तो मैं बोलता उसको कि सर ये एन आयन है। क्या है सर, एन आयन है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 2,8,8 हो जाते। वहाँ पर कितना था, 2,8,7 था। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जो पेरेंट एटम था, जो पेरेंट एटम था, अब ध्यान से सुनना, इसके जो साइज और इसके साइज में डिफरेंस आएगा। इसका अगर मैं बताऊं तो मैं कितना होता है, 99 एंगस्ट्रॉम होता है इसका कहानी, और इसका जो हो जाता है वो कितना होता था, 1.81 एंगस्ट्रॉम। इसको याद नहीं करना है, मैं केवल एक कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं याद करना। केवल एक मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूट्रल एटम होता है, देख लो इतना है, और जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन आने से उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अपना जो काम चल रहा है वो आयनिक रेडियस पे चल रहा है। तो बताओ ये एन आयन है तो इसकी जो रेडियस है उसको एन आयनिक रेडियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो एन आयनिक रेडियस बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो, आपको देख के ही पता चल रहा है कि एन आयनिक रेडियस जो होगी वो पेरेंट एटम से क्या होगी, हरदम ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं और लिख सकता हूँ, सर क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ रेडियस, दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे, ठीक है, रेडियस ऑफ एन आयन, radius of an ion is always greater than that parent atom, greater than that parent atom। तो इतनी बात आ गई। मैंने क्या बताया, जो एनायन होगा उसका जो आयनिक रेडियाई होगा वो ज़्यादा होगा किससे, पेरेंट एटम से। सर सवाल आया क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा मेरे बच्चे क्योंकि जो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में मान लो इस समय 17 प्रोटॉन थे, और उस समय यहाँ पे इनमें कितनी नंबर ऑफ सेल थे, 3, और यहाँ पर इस समय 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 6 7 था। अब क्या होता है, जब कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या न्यूक्लियर चार्ज उतना ही होता है कि नहीं होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जो जेड इफेक्टिव पहले मान लो इन दोनों पे लग रहा था, अब उससे थोड़ा सा बढ़ के इसमें भी लगेगा क्या, नहीं समझे। पहले इसका जो ये वाला रीज़न था, ये रीज़न पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था जब ये नहीं आया था, लेकिन जब ये बाहर से एंटर कर गया तो बताओ इस पर भी इसको लगाना पड़ जाएगा। तो उस समय यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो मेरी एक बात याद रखना। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या कहा, आयनिक रेडियाई क्या होता है, मैंने क्या कहा, आयनिक रेडियाई क्या होता है, तो बता सकते हो। आयनिक रेडियाई ऑफ आयन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, क्लियर रहेगा इतना। अब मेरी बात सुनना आगे, क्या मैं बता रहा हूँ, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में वो समझ के रखना। आयनिक रेडियाई में आपको कैटायनिक रेडियाई भी समझ में आ गई होगी और एनायनिक रेडियाई भी समझ में आ गई होगी। अगर कैटायनिक और एनायनिक रेडियाई समझ में आ गई है तो एक चीज़ सुन लो, ये बात याद रखना कि सबसे जो ज़्यादा रेडियस होगा वो किसका होगा, तो वो तुम सुनना एनायन का होगा। तो रेडियस ऑफ एनायन सबसे ज़्यादा होगा, लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ एनायन सबसे ज़्यादा होगा, फिर पेरेंट एटम होगा, और फिर क्या आएगा, कैटायनिक रेडियस होगी। कैटायन या रेडियस ऑफ कैटायन लिख लो, तो रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ कैटाइन लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ कैटाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, O2 माइनस का नाम सुना है, किसका नाम सुना है? O2 माइनस। तो मैं लिख देता हूँ O2 माइनस F माइनस Na प्लस। ये सर क्यों लिख रहे हो? मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, पहले 1 मिनट रुक जाओ, इसको बाद में समझाते हैं। पहले ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आ गई होगी कि इसका साइज़ क्यों छोटा होगा, उसका साइज़ क्यों बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज होगा कम हो जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एक वर्ड आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे आयन है तो आयन लिख लेंगे। ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होते हैं? ठीक है। तो तुम्हें बताना है दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोज आयंस which have same number of electron is called iso इलेक्ट्रॉनिक आयन। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है कि ऐसे आयन से जिन पे क्या हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसे क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे बताओ यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? 9 होता है। अब फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 9 होता तो मैंने कहा था जेड कितना है? 9 है। तो जेड ऑलवेज इक्वल टू पी होगा, तो ये भी ऑलवेज 9 रहेगा। चार्ज कोई है नहीं तो बताओ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 9 होंगे। इतनी बात आपको पता है। ठीक है। अगर इस पर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐसे माइनस लगा दूं तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है बात? उसके बाद देखो आगे, जैसे मैंने सोडियम लिखा, तो सोडियम लिखा तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो प्रोटॉन भी कितने? 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होंगे। लेकिन अगर मैं एक प्लस लगा दूँ तो बताओ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए, है ना। तो अगर मैं बात करूँ और ऐसे ही, जैसे मैग्नीशियम +2 लगा देता हूँ, अब खुद ही बताओ +2 लगा दिया तो इसका जो प्रोटॉन होगा वो तो 12 ही होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इन तीनों की, तो इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपस में, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है? सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऐसे आयन को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन बोल सकते हैं। अब अगर चाहो तो मेरी एक बात सुन लो। अब इसका अगर देखो तो यहाँ पर के जो फ्लोरीन होता है उसका 136 एंगस्ट्रॉम इसका रेडियस होता है। जो कैटायन है इसका रेडियस देख लो कितना होता है? 0.95 होता है। और जो मैग्नीशियम होता है उसका कितना होता है? 0.65 एंगस्ट्रॉम होता है। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लो, इन तीनों में आप देख लो। ठीक है। तीनों में अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये देखो आप कि आयनिक रेडियस जो है इसके सबसे ज़्यादा है एनायन की, और कैटायन में भी देखो जिसका कैटायन में यहाँ पे छोटा होता जा रहा है। अब कैटायन में ये का Mg+2 कम है सबसे और Na+1 इतना है। तो एक बात याद रखना है, यहाँ से मैं बताता हूँ क्या बात याद रखना। बात ये याद रखना है तुम्हें कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं बेटा, क्या याद रखोगे? जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं तो वो तो बता चुको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम होते हैं उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। यहाँ से देख के ये पता चल रहा है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा, तो उसकी आयनिक रेडियस भी क्या होगी? कम। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी, ठीक है, जो आयनिक इलेक्ट्रॉन होगा मैं लिख देता हूँ आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इधर दिख रहा है ना बेटा? दिख रहा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस decreases with the increasing क्या इंक्रीजिंग हो रहा होगा? तो इंक्रीजिंग हो रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड
ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, मैं बताता हूँ क्या है न्यूक्लियर चार्ज। इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर बोलोगे कि सर 9 है, यहाँ पर कितने 11 है, यहाँ कितने 12 हैं। तो नंबर ऑफ जो मैग्नीट्यूड चार्ज का है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा तो आयनिक रेडियस बताओ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा इतनी बात आ गई। अब इधर जो जगह बची उसमें भी देख लो। अच्छा मैं अगर आयनिक रेडियस पूछूँ, आयनिक रेडियस अगर मैं पूछूँ कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, कहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, तो खुद ही बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है। तो तुम कहोगे डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है मेरे भाई, तो तुम कहोगे एटॉमिक साइज़ इसलिए सर इंक्रीज़ होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो बताओ अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जो आयनिक रेडियस होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना आयनिक रेडियस जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। इतनी बात आ गई, क्लियर है। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका जो छोटा सा टॉपिक है वैलेंसी वो भी बढ़ा दूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, हटा दूँ, ठीक मैं हटा देता हूँ। अब उसके बाद अगला टॉपिक लगा लो। और क्या लगाना है अपने को, तो अपने को लगाना है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी छोटा सा टॉपिक है, समझा देता हूँ, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले वैलेंसी। तो यहाँ पे लगाया वैलेंसी, ये तीसरी प्रॉपर्टी से ध्यान रखना। तो कोई पूछे तुमसे वैलेंसी क्या है तो तुम बोलना कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। क्या बोलोगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। क्या बोलोगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड वैलेंसी। अब सर आया ये कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है इसमें वेरिएशन देखना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको बहुत बेसिक लेते हैं। ये हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा। वेरिएशन देखेंगे तो वेरिएशन पहला केस देखेंगे किसमें, इन पीरियड। किस में देखेंगे, इन पीरियड। तो पीरियड में देखेंगे तो ध्यान से सुनो। जैसे मैंने लिथियम लिखा, बेरिलियम लिखा, बोरॉन लिखा, कार्बन लिखा, नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, इस तरह से लिख लिया। तो अब ध्यान से सुनो, चलो फ्लोरीन भी लिख लेते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पर बताओ कितना है, तो 3 4 5 6 7 8 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 2,1। इसका कितना हो जाएगा, 2,2। इसका 2,3। इसका 2,4। इसका 2,5 2,6 2,8 2,7, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा तभी काम होगा। अब यहाँ से क्या कर सकता है, ये अपने ऑक्टेट के लिए तो ये डबलेट वाला केस आएगा, तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी जानते हो कितनी बन जाएगी, तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी +1। अगर वो दे रहा है तो क्या होगा, +1, अगर ले रहा है तो -1 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले देगा क्योंकि 6 ले नहीं सकता, तो 2 दे देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और अगर बोरॉन में देखा जाए तो क्या हो जाता है, +3। और कार्बन में देखा जाए तो क्या हो जाता है, +4, क्योंकि ये शेयर करता है, ना देता है ना लेता है, तो शेयर करता है। अब बताओ यहाँ पे 5 है तो 5 देगा नहीं, तो क्या करेगा, 3 ले लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। तो ऐसे समझो 3 हो जाएगा, क्यों लेने, माइनस के साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितने लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाए तो 2 लेगा, तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये लिखा नहीं जाता। तो अब ये ध्यान रखना कि पहले लिथियम से लगाकर कार्बन तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम बोलेंगे व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना पीरियड, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में किस में घूमना है, पीरियड में घूमना है, ठीक है। तो अगर आप उसमें घूमते हो, ठीक है, तो क्या होगा,
वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्टली इंक्रीजेज कहाँ से, लिथियम टू कार्बन, एंड देन डिक्रीजेज कार्बन टू फ्लोरीन। नियॉन भी लिख सकते हो इसमें, क्योंकि वहाँ पे आगे चल के जीरो हो जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने ये बताया कि जो वैलेंसी होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, और जैसे जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप लिथियम से कार्बन तक जाते हैं तो पहले वो इंक्रीज करती है, और फिर कार्बन से पीछे जाते हैं तो वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये तो ट्रेंड रहा किसका, पीरियड का। तो अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। तो मैं इसका ग्रुप का भी कहानी बता दूँ। तो ग्रुप की कहानी क्या है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, क्यों हटाऊँ, देख लो इधर, यहाँ जगह है ना, ठीक है। तो अब देख लो दूसरी हेडिंग क्या रहेगी, तो वेरिएशन इन ग्रुप। तो अगर ग्रुप में वेरिएशन देखा जाए मेरे बच्चे, तो ग्रुप टॉप टू बॉटम जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतने से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ लिथियम का 3 होता है तो कितना करोगे, 2,1 करोगे। पोटेशियम का कितना होता है, 11 होता है तो 2,8,1 करोगे। इसका 19 होता है तो क्या करोगे, 2,8,1 करोगे। तो यहाँ देखो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो ये इजीली 1 क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, कहाँ पे घूम रहे हैं, इन ग्रुप्स, तो क्या होगा, तो जो तुम्हारा वैलेंसी होगा रिमेन सेम। वैलेंसी क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। तो मुझे आशा है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि जो मैंने तुम्हें वैलेंसी का बताया है और जो आयनिक रेडियाई बताई है वो कहानी समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद जो ये पूरी क्लियर है ना, कुछ नहीं है यार। मैंने कहा लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो पहले फर्स्टली इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ करेगा, लेकिन जब मैं डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वैलेंसी सेम हो जाती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाता है। इतनी बात क्लियर है ना। तो जनरली की बात चल रही थी, कोई एक्सेप्शन केस नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। तो इतनी बात आपको डन हो गई है। अब फिर हम लोग जो अगला वीडियो भी बनाएंगे, तो जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ाएंगे हम तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक, ओके।